बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 पंजाब बोर्ड की जो ये बुक है केमिस्ट्री की, इसका हम एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज करेंगे। चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल इन पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर के हम एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको ना सिर्फ इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बल्कि आपको कुछ हद तक ये याद भी हो जाएगा। और फिर अगर आप इस एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन को कहीं पे भी याद करो किसी गाइड और नोट्स में, तो आपको आसानी होगी उसे याद करने में या उस पर रट्टा लगाने में। मतलब रट्टा ना लगाओ, रट्टा लगाने की आपको ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि मैं इसे आपको इतने आसान और प्यारे अल्फाज में समझाऊंगा ना कि आप कहोगे कि गुड हो गया जी। अच्छा, शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो एमसीक्यूज से। द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। अच्छा, हमें कहा गया है कि एटॉमिक रेडियस, एटम का जो रेडियस है, इसके साथ क्या होता है जब ये हमें कंडीशंस दिए गए हैं। इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period, increase from top to bottom in a period। अच्छा, एटॉमिक रेडियस जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता। तो ऑप्शन ए तो गलत है। अच्छा, ऑप्शन बी, इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। यस, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। एमसीक्यूज नंबर 2, द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब किसी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर होता है, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो एमसीक्यूज नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 3, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हमारे पास एटॉमिक मास पर बेस्ड था, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। थर्ड एमसीक्यूज नंबर 3 और करेक्ट ऑप्शन एटॉमिक मास। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 4, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ। अच्छा, ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, ये किस बेस पर अरेंज है? तो ये हमारे पास एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज है। इसमें एटॉमिक नंबर है, हाँ, एटॉमिक नंबर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 4 का भी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एटॉमिक नंबर। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 5, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड्स। जो लॉन्ग फॉर्म, जो अभी हमारे पास ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसके फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड। सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड जो हमारे पास है वो है वेरी लॉन्ग पीरियड्स। और ये फोर्थ और फिफ्थ पीरियड्स हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास लॉन्ग पीरियड्स। तो लॉन्ग पीरियड्स आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजेंस हैज द लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, हमें कहा गया है ये जो हमें हेलोजेंस दिए गए हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम डिफिनीशन करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना हमारे पास एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा, उतनी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो आयोडीन का एटॉमिक साइज इनमें सबसे ज़्यादा है, तो आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सब में सबसे कम है। ऑप्शन 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, आयोडीन की सबसे लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 7, अलोंग द पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज। अच्छा, अलोंग द पीरियड जब हम जाते हैं तो हमें कहा गया कि कौन सा इसमें डिक्रीज होता है अलोंग द पीरियड। एटॉमिक रेडियस हमारे पास अलोंग द पीरियड डिक्रीज होता है। हाउएवर आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये हमारे पास जब हम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड जाते हैं तो ये हमारे पास इंक्रीज होती है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस हमारे पास डिक्रीज होता है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में। ये है करेक्ट। 7 का एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, एटॉमिक रेडियस। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 8, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर। ट्रांजिशन एलिमेंट जो हमारे पास हैं वो मेटल्स हैं। हाउएवर जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, मतलब एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हमारे पास हैं, इनमें मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स पाए जाते हैं। लेकिन ट्रांजिशन जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं हमारे पास, वो तमाम क्या है? वो है मेटल्स। तो 8 एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ऑल मेटल्स। अच्छा, 9,
मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, इनमें हमें कहा गया है कि आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में जो इनकरेक्ट, जो गलत स्टेटमेंट है वो आप पॉइंट आउट करो। इट इज मेजर्ड इन किलो जूल फॉर मोल। यस, इट इज मेजर्ड इन किलो जूल फॉर मोल। इट इज ऑब्जर्प्शन ऑफ एनर्जी। यस, आयनाइजेशन एनर्जी इज द ऑब्जर्प्शन ऑफ एनर्जी। ये भी सही है। इट डिक्रीज इन अ पीरियड। नो, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज इन अ पीरियड। ये स्टेटमेंट गलत है। तो 9 MCQs का करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। अच्छा, 10th MCQs नंबर 10th, पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा, अब हमें कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में गलत स्टेटमेंट पॉइंट आउट करो। तो इट इज मेजर्ड इन किलो जूल फॉर मोल। यस, इट इज मेजर्ड इन किलो जूल फॉर मोल। इट इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ एनर्जी। यस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ एनर्जी। ये भी सही है। इट डिक्रीज इन अ पीरियड। नो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो इस ऑप्शन नंबर MCQ नंबर 10 का भी करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। अच्छा, अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। MCQs हमने कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो इसमें जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या पूछा गया है, व्हाई आर नोबल गैसेस नॉट रिएक्टिव। हमारे पास हमें कहा गया कि नोबल गैसेस हमारे पास रिएक्टिव क्यों नहीं है, ये क्यों रिएक्ट नहीं करते। तो इसका आंसर है कि नोबल गैसेस डू नॉट हैव एनी वैकेंट स्पेस इन देयर वैलेंस शेल। इनके नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में, नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में कोई वैकेंट स्पेस, कोई खाली जगह नहीं होती। नोबल गैसेस डू नॉट हैव एनी vacant space in their valence shell, in their valence shell. So that is why they do not gain or share, gain, lose or share electron. That is why they do not lose, share or gain electrons. नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में कोई खाली जगह नहीं होती। इस वजह से ना तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ये बिल्कुल स्टेबल होते हैं। ये कहते हैं कि हाई भैया हम जी रहे हैं, हमें जीने दो, हम ना आपको डिस्टर्ब करेंगे ना आप हमें डिस्टर्ब किया करो, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट हैं, इनके वैलेंस शेल्स कंप्लीट हैं। तो इसके लिए इनको रिएक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए नोबल गैसेस रिएक्शन नहीं करते। अच्छा, why cesium atomic number 55 require little energy to release its one electron present in the outermost shell। अच्छा, हमें कहा गया है कि सीजियम जिसका एटॉमिक नंबर, MCQ क्वेश्चन नंबर, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है कि जो सीजियम है, सीजियम जिसका एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास, एटॉमिक नंबर 55 है। ये इसकी मतलब इसे हम थोड़ी सी एनर्जी दे के भी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो क्यों, इसकी वजह क्या है? तो देखिए, इसका एटॉमिक नंबर 55 है, तो इसका मतलब ये है कि इसका एटॉमिक साइज क्या होगा, एटॉमिक साइज क्या होगा इसका एटॉमिक साइज होगा लार्ज। अच्छा, इसका एटॉमिक साइज लार्ज होगा तो इसके न्यूक्लियस और वैलेंस शेल में क्या पाया जाएगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो अगर इनके न्यूक्लियस और वैलेंस शेल में डिस्टेंस ज्यादा है तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस का चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम होगा। लो न्यूक्लियस चार्ज ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब अगर न्यूक्लियस का चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम होगा तो हम थोड़ी सी भी एनर्जी देके इसको न्यूक्लियस से, इसको वैलेंस शेल से हटा सकते हैं। इसलिए इसका एटॉमिक साइज लार्ज होने की वजह से, इसमें ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से, इसका न्यूक्लियस चार्ज इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम होने की वजह से इसे हम थोड़ी सी भी एनर्जी देके इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सीजियम से हटा सकते हैं। अच्छा,
अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाउ इज पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है कि ये पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, जो हम पीरियोडिसिटी जो प्रॉपर्टीज में जो रिपीटिशन आती है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर किस तरह डिपेंड करती है। हाउ इज द पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। तो देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास बेसिकली है एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज बेसिकली कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अच्छा, एटॉमिक नंबर। अब अच्छा, अगर आपने गौर किया होगा तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो इनके एटॉमिक नंबर में रेगुलरली इंक्रीज आ रहा होता है। मतलब एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 1 by 1 इंक्रीज हो रहा है। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6 एंड सो ऑन। तो इनके रेगुलर एटॉमिक नंबर रेगुलरली इंक्रीज होने की वजह से, ड्यू टू regular increase in atomic number, इनके एटॉमिक नंबर रेगुलर इंक्रीज होने की वजह से इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है उसमें भी रेगुलरिटी पाई जाती है। ड्यू टू रेगुलर इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर देयर इज regularity in electronic configuration of atoms in periodic table। अच्छा, इनके एटॉमिक नंबर रेगुलरली इंक्रीज होने की वजह से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में भी रेगुलरिटी पाई जाती है। अगर आपने गौर किया होगा तो जो ग्रुप्स में एलिमेंट मौजूद होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन सेम होती है, उनके वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में पीरियोडिसिटी, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में एक तरतीब होने की वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें भी पीरियोडिसिटी पाई जाती है। पीरियोडिसिटी असल में कहते हैं एक तरतीब को, एक पैटर्न को। सही है। तो एटॉमिक नंबर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास बेसिकली एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर हमारे पास पीरियोडिक टेबल में रेगुलरली इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर रेगुलरली इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, जो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, उसमें भी एक खास तरतीब पाई जाती है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में तरतीब होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज में भी रिपीटिशन, इनकी प्रॉपर्टीज में भी पीरियोडिसिटी पाई जाती है। तो आई होप आई have answered the question। अच्छा, why shielding effect of an atom makes cation formation easy। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है कि जो शील्डिंग इफेक्ट है ये हमारे पास केटाइंस क्यों आसानी से बना देता है। why shielding effect make cation formation easy। तो देखिए, शील्डिंग इफेक्ट क्या है। शील्डिंग इफेक्ट इज द इफेक्ट इन विच द इनर शेल इलेक्ट्रॉन शील्ड्स द आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस अट्रैक्टिव फोर्सेस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू विच द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डू नॉट फील द फुल इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस चार्ज। देखिए, ये हमारे पास हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया इसका फर्स्ट शेल, ये हो गया इसका सेकंड शेल। अब इलेक्ट्रॉन यहां पर है और यहां है 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस और इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको अफेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस का फुल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। अच्छा, अब अगर हम एक और शेल ऐड कर लें तो हमारे पास ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगी। अब हमारे पास तकरीबन 10 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, 10 इनर इलेक्ट्रॉन्स
इस इलेक्ट्रॉन को इफेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पर और भी कम होगा। इसीलिए अगर हम एक और शेल बढ़ा दें तो न्यूक्लियस का चार्ज इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर और भी कम होगा। जितना हम शील्डिंग इफेक्ट बढ़ाते जाएंगे, जितना हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगी, उतना हमारे पास न्यूक्लियस चार्ज कम होता जाएगा। और अगर न्यूक्लियस चार्ज इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम है तो इस इलेक्ट्रॉन को हम थोड़ी सी एनर्जी दे के भी यहां से निकाल सकते हैं, जिसकी न्यूक्लियस का चार्ज कम होने की वजह से एटम कैन लॉस इलेक्ट्रॉन इजीली, जिसकी वजह से एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगी, न्यूक्लियस चार्ज कम होगा, जिसकी वजह से यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को आसानी से हटा सकते हैं। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंडलीव पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? तो देखिए, हमें क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है। तो देखिए, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की अगर हम डिफिनेशन करें तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में उन्होंने कहा था कि दी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द periodic function of their atomic weight। However, जब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में उन्होंने कहा था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। Properties of element are the periodic function of increasing their atomic number। ये हमने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में पढ़ा था। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में हमने पढ़ा कि the properties of element are the periodic function of their increasing atomic weight। तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ हमारे पास एटॉमिक वेट पर बेस्ड था। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, हाउएवर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। तो ये इसकी मेंडलीव पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में के दरमियान मेन डिफरेंस है। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल? हमें कहा गया है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल। सो ग्रुप्स पीरियोडिक टेबल में हमारे पास वर्टिकल columns of elements in periodic table are called groups। There are total 18 groups in periodic table। और periods हमारे पास क्या हैं? periods horizontal, ये वर्टिकल कॉलम, जब हमारे पास ये वर्टिकल कॉलम इस तरह हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो इस तरह के वो पीरियड एलिमेंट्स हमारे पास अरेंज होते हैं उसे हम ग्रुप्स कहते हैं। अच्छा, पीरियड्स हमारे पास क्या है? हॉरिजेंटल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। इस तरह जो हॉरिजेंटल होते हैं उसे हम पीरियड्स कहते हैं। हमारे पास टोटल पीरियोडिक टेबल में हमारे पास हैं 7 पीरियड्स। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं। इस पर मैंने बहुत ही डिटेल के साथ वीडियो बनाई हुई हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएं और वहाँ चैप्टर नंबर 3 की इस चैप्टर के नाम पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें इस चैप्टर की तमाम वीडियोस टॉपिक वाइज मैंने अरेंज की हुई हैं, आप देख लें। सही है। अच्छा, वाई एंड हाउ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, वाई एंड हाउ आर एलिमेंट्स अरेंज इन 4th पीरियड। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा गया है कि हाउ, वाई एंड हाउ। हमने पीरियड 4 में
एलिमेंट्स किस तरह और क्यों अरेंज किए हैं। तो हमने पीरियड 4 में इसलिए एलिमेंट्स अरेंज किए हैं क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट्स हम जिस पीरियड में हमारे पास एलिमेंट होते हैं उनके उतने नंबर ऑफ शेल्स होते हैं। पीरियड फर्स्ट के तमाम एलिमेंट में एक शेल पाया जाता है, पीरियड सेकंड के तमाम शेल में पीरियड सेकंड के तमाम एटम्स में 2 शेल्स पाए जाते हैं, पीरियड थर्ड के तमाम एटम्स में हमारे पास 3 शेल्स होते हैं। तो जो पीरियड फोर्थ के एलिमेंट हैं दे हैव 4 electronic shells. That is why we place the element in group 4 period 4 sorry that is why we place the element in period 4. period 4 में जो elements हैं उनके 4 electronic shells हैं और period 4 में हमारे पास elements are arranged on the basis of increasing atomic number. तो जो पीरियड 4 में हमारे पास एलिमेंट्स इसलिए अरेंज है क्योंकि पीरियड 4 के तमाम एलिमेंट्स के वैलेंस के नंबर ऑफ शेल्स हमारे पास क्या हैं, नंबर ऑफ शेल्स हमारे पास हैं 4 और इनके जो पीरियड में हमने तरतीब के साथ एलिमेंट्स अरेंज किए हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर अरेंज किए हैं। इस वजह से और इसलिए हमने एलिमेंट्स को पीरियड 4 में अरेंज किया हुआ है। तो आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। अच्छा, व्हाई द साइज ऑफ एटम डज नॉट डिक्रीज रेगुलरली इन अ पीरियड। अच्छा, हमें कहा गया है कि व्हाई द साइज ऑफ एटम डज नॉट decrease regularly in a period. Why the size of atom does not decrease regularly in a period? हमने तो कहा था कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो हमारे पास एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस हमारे पास रेगुलरली डिक्रीज होता है। हमने कहा था कि एटॉमिक साइज हमारे पास रेगुलरली डिक्रीज होता है, लेकिन इसमें रेगुलरिटी क्यों नहीं पाई जाती? तो इसका जवाब ये है कि इसमें रेगुलरिटी इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट जो हमारे पास हैं, इनके वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटाल मौजूद होता है और डी ऑर्बिटाल हमारे पास पूर शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। पूर शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करने की वजह से इनके एटॉमिक साइज में एक खास रेगुलरिटी के साथ ये एटॉमिक साइज डिक्रीज नहीं होता। तो देखिए, इसका जवाब कुछ इस तरह हम लिखेंगे कि the elements in D block has D subshell due to the presence of this D subshell. This D subshell provide poor shielding effect. That is why there is irregularity in decreasing atomic size when we move from left to right and period. अच्छा,
जब हम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड जाते हैं तो हमारे पास ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, डी ब्लॉक मेटल्स, तो इनमें हमारे पास जो डी सबशेल होता है वो वैलेंस शेल में पाया जाता है और डी सबशेल हमारे पास पूर शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। जब ये हमारे पास पूर शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, इस वजह से हमारे पास इसके जो एटॉमिक साइज है इसमें इरेगुलरिटी पाई जाती है, ये रेगुलरली डिक्रीज नहीं होते। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट, गिव द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियड। अच्छा, हमें कहा गया है कि गिव द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियड। पीरियड में हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है, हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में किस तरह वेरी होती है। ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड। सुनिए, when we move from left to right in a period, जब हम left to right पीरियड में जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एटॉमिक नंबर हमारे पास रेगुलरली इंक्रीज होता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास रेगुलरली इंक्रीज होते हैं। एटॉमिक नंबर हमारे पास रेगुलरली इंक्रीज होता है। जब ये एटॉमिक नंबर हमारे पास रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस हमारे पास रेगुलरली इंक्रीज हो रहे हैं, तो और नंबर ऑफ शेल्स हमारे पास सेम है, तो हमारे पास क्या हो रहा है, न्यूक्लियस चार्ज रेगुलरली बढ़ रहा है ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस चार्ज हमारे पास रेगुलरली बढ़ रहा है। जब न्यूक्लियस चार्ज हमारे पास रेगुलरली बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि अब हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी किसी एटम को के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए। आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम डिफिनीशन करें तो आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ अ गैसियस एटम टू फॉर्म केटायन। देखिए, ये हो गया हमारे पास, लेट सपोज हो गया ये लिथियम ले लेते हैं, इसके वैलेंस शेल, इसके फर्स्ट शेल में 2 और इस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove electron from the valence shell of a gaseous atom to form cation। लिथियम को हमने एनर्जी प्रोवाइड की जिसकी वजह से लिथियम से हमने ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और लिथियम प्लस आ गया, प्लस चार्ज आ गया, लिथियम एक केटाइन बन गया। इस तरह की एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, हमारे पास एटॉमिक नंबर रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है। अब अगर हमारे पास ये एटॉमिक नंबर रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस रेगुलरली बढ़ रहे हैं। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस रेगुलरली बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियस चार्ज रेगुलरली बढ़ रहा है। अच्छा, अब अगर न्यूक्लियस चार्ज रेगुलरली बढ़ेगा तो अगर न्यूक्लियस चार्ज ज़्यादा होगा तो हमारे पास क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को फिर हम आसानी से नहीं निकाल सकते। अगर ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को मजबूती से खींचेगा तो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो आप समझ रहे हो ना कि अगर ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को मजबूती से पकड़ेगा तो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को हटाने में। तो इस वजह से जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। आई होप आपको अभी समझ आ गया होगा। अभी भी अगर आपको इस शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज में कोई भी मसला हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं, ये जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल के साथ किए हुए हैं। अगर आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएं और वो प्लेलिस्ट देख लें तो आपको इस चैप्टर की टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाएंगी और आपको उस वीडियोस में ये तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो अभी आपको मैं सिर्फ इसका थोड़ा ओवरव्यू दे दूंगा, आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा। ज़्यादा डीप जाना है आपने तो वो वीडियोज़ देख लें। तो शुरू करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस।
लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंडलीव फॉर द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हिज पीरियोडिक टेबल। अच्छा, इस लॉन्ग क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि आप मेंडलीव की वो कंट्रीब्यूशन बताओ जो उसने की थी अपने पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने में। तो देखिए, मेंडलीव की जो कंट्रीब्यूशन है, मेंडलीव इसने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। इसने ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट अरेंज किया था और इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के बेस पर इसने एक पीरियोडिक टेबल तरतीब दिया। अच्छा, इसके पीरियोडिक टेबल की एक अहम खुसूसियात ये है कि इसने उस एटम के लिए, उन एटम्स के लिए जो हमारे पास अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे, उसके लिए खाली जगह छोड़ दी। मतलब जब ये डिस्कवर हो जाएंगे तो हम इसे पीरियोडिक टेबल में यहां पर लिख लेंगे। तो ही लेफ्ट vacant spaces for undiscovered atoms। उसने अनडिस्कवर्ड एटम्स के लिए, वो एटम्स के लिए जो हमारे पास अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे, उसके लिए उसने खाली जगह छोड़ दी थी और उसने पीरियोडिक टेबल को पीरियड्स एंड ग्रुप्स में अरेंज किया। पीरियड्स एंड ग्रुप्स में अरेंज किया, लेकिन इसका पीरियोडिक टेबल फेल हुआ। क्यों फेल हुआ? इसके पीरियोडिक टेबल के फेलियर की सबसे बड़ी वजह यह थी कि उसने एटॉमिक वेट के बेस पर पीरियोडिक टेबल अरेंज किया हुआ था। बाद में हमें पता चला कि एटॉमिक वेट इज नॉट द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। असल में हमारे पास फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम इज द एटॉमिक नंबर। दो एटम्स के, दो डिफरेंट एटम्स के सेम एटॉमिक वेट हो सकते हैं, पर दो डिफरेंट एटम्स के सेम एटॉमिक नंबर नहीं हो सकते। कैल्शियम और आर्गन दोनों का एटॉमिक आइसोटोप ऑफ आर्गन एंड कैल्शियम और पोटेशियम, इनका एटॉमिक वेट क्या है? इनका एटॉमिक वेट 40 और 40 है। हाउएवर इनका जो एटॉमिक नंबर है 18, 19 एंड 20 है, आई थिंक, यस। तो इनके जो एटॉमिक वेट्स हैं वो तो सेम है, लेकिन इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट है एक दूसरे से। तो इसने अपने एटम को, अपने पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक वेट के बेस पर अरेंज किया हुआ था, एंड इट वाज द मेन रीजन दैट द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल फेल्ड। ही फेल्ड टू एक्सप्लेन the position of आइसोटोप्स। वो आइसोटोप्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज करने में मुकम्मल नाकाम रहा इसका ये मॉडल, जिसकी वजह से हमारे पास ये मॉडल फेल हुआ और हमारे पास फिर उसके बाद आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हेनरी मोज़ले ने 1913 में पेश किया था। अच्छा, अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। शो व्हाई इन अ पीरियड द साइज ऑफ एन एटम डिक्रीज इफ वन मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अच्छा, हमें कहा गया है कि हम जब लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में चाहते हैं तो हमारे पास ये एटॉमिक साइज हमारे पास क्यों डिक्रीज होता है? तो एटॉमिक साइज हमारे पास बेसिकली इसलिए डिक्रीज होता है क्योंकि हमारे पास एटॉमिक नंबर कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे होते हैं, न्यूक्लियस चार्ज बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास न्यूक्लियस चार्ज बढ़ने की वजह से हमारे पास वैलेंस शेल पर न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वैलेंस शेल न्यूक्लियस के करीब आ जाता है और एटॉमिक साइज हमारे पास घट जाता है। इसकी डिटेल वीडियो मैंने उस प्लेलिस्ट में बनाई हुई है, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अच्छा, डिस्क्राइब द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियड्स एंड इन ग्रुप्स। अच्छा, हमें कहा गया है कि पीरियड्स एंड ग्रुप्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड बयान करो। तो देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इन अ पीरियड तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है क्योंकि हमारे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा होता है। जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमारे पास ग्रुप में, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है क्योंकि हमारे साथ एटॉमिक साइज और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा होता है और न्यूक्लियस चार्ज कम हो रहा होता है, इसलिए हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है डाउन द ग्रुप। और इसकी डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमें कहा गया है कि पीरियड्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फीचर्स बयान करो। तो देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास पीरियड्स हैं,
पीरियड्स हैं, ग्रुप्स हैं एंड ब्लॉक्स हैं। पीरियड हमारे पास क्या है? हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड। देयर आर 7 पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल। अच्छा, वर्टिकल कॉलम ऑफ ग्रुप्स, वर्टिकल कॉलम जो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास ये वर्टिकल कॉलम होते हैं, इसे हम ग्रुप्स कहते हैं। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स हैं। ब्लॉक्स, अच्छा, ये पीरियोडिक टेबल में जो हम S, P, D एंड F ब्लॉक पढ़ते हैं, ये हमारे पास है ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। हमारे पास टोटल 4 ब्लॉक्स हैं पीरियोडिक टेबल में, S, P, D एंड F। These were the silent features of modern periodic table। इसको अलग अलग से मैंने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, सही है। What do you mean by blocks in periodic table and why elements are arranged in blocks? अच्छा, ये जो पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट पोर्शंस है ना, मतलब फर्स्ट 2 ग्रुप्स, इसमें इसको हमने एस ब्लॉक का नाम दिया हुआ है, और उस साइड पर हमने पी ब्लॉक, दरमियान में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है इसे हमने डी ब्लॉक, और नीचे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज को हमने एफ ब्लॉक का नाम दिया हुआ है। ये हमने किस बेस पर दिया हुआ है? ये हमने ऑन द बेसिस ऑफ फिलिंग ऑफ सबशेल इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में कौन सा सबशेल फिल हो रहा है उसके बेस पर हमने ब्लॉक्स बनाए हुए हैं। मतलब ये जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये अपने वैलेंस शेल में एस सबशेल को फिल करेंगे। सोडियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। इसके फर्स्ट शेल में क्या हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसके सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हुआ। और ये इलेक्ट्रॉन, अगर सोडियम की हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कर लें तो 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। तो ये अपने वैलेंस शेल में कौन से सबशेल को फिल कर रहा है? s सबशेल को। तो इस वजह से हमने सोडियम को s ब्लॉक में रखा हुआ है। अच्छा, p ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो एलिमेंट्स हैं वो अपने वैलेंस शेल में पी सबशेल को फिल कर रहे होंगे। एग्जांपल देता हूं, कार्बन की दे देता हूं। कार्बन भी पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक का एक एलिमेंट है। ये हो गया इसका न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल एंड सेकंड शेल। इसके फर्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अच्छा, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कार्बन की क्या होगी? कार्बन 6 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होगी 1s2, 2s2 एंड 2p2, 2p2। इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक s सबशेल में और दूसरा 2 p सबशेल में होंगे। तो ये अपने वैलेंस शेल में कौन से ऑर्बिटल को फिल कर रहा है, सबशेल को फिल कर रहा है? p सबशेल को, p सबशेल को। इस वजह से हमने कार्बन को पी ब्लॉक में रखा हुआ है। और ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये अपने वैलेंस शेल में डी, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स अपने वैलेंस शेल में एफ सबशेल को फिल कर रहे हैं। तो इस वजह से हमने एलिमेंट को ब्लॉक्स में रखा हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई एंड हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज इन पीरियोडिक टेबल। अच्छा, हमें कहा गया है कि क्यों और कैसे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स अरेंज हैं। तो देखिए, पीरियोडिक टेबल में हमारे पास क्यों एलिमेंट्स अरेंज है? पीरियोडिक टेबल में हमारे पास एलिमेंट्स इसलिए अरेंज है ताकि एलिमेंट्स को हम आसानी से स्टडी कर सकें, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें आसानी से पता चल सके। क्योंकि अगर लेट सपोज कार्बन की, अगर हमें कार्बन फैमिली की मिसाल ले लूँ, तो कार्बन फैमिली की तमाम प्रॉपर्टीज़, कार्बन फैमिली की जो कार्बन ग्रुप है, तो इसकी तमाम प्रॉपर्टीज सेम हैं। तो अगर हम इसमें किसी एक एटम को भी उठा लें तो उस ग्रुप के बेस पर हम उस एटम की प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं। तो हमने पीरियोडिक टेबल को, हमने एलिमेंट्स को इसलिए पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया हुआ है ताकि हम इसे आसानी से पढ़ें, और इसका पढ़ने के साथ साथ हमें इसकी प्रॉपर्टीज आसानी से पता चले।
तो इस वजह से हमने एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया हुआ है। और हमने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किस तरह अरेंज किया हुआ है, तो इसका जवाब यह है कि हमने एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर अरेंज किया हुआ है इन ग्रुप्स एंड इन पीरियड्स। हमने ग्रुप्स और पीरियड्स में एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर अरेंज किया हुआ है। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। तो आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। Question number 8. What is ionization energy? Describe its trend in periodic table. Ionization energy is the amount of energy required to remove electron from the valence shell of a gaseous atom to form cation. Ionization energy हमारे पास वो एनर्जी होती है जो हम किसी एटम को देते हैं ताकि उसके वैलेंस शेल से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकें, उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। इसका ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में ये है कि जब हम पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है क्योंकि न्यूक्लियस चार्ज हमारे पास इंक्रीज होता है। जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है क्योंकि न्यूक्लियस चार्ज डिक्रीज हो रहा होता है। इन लॉन्ग क्वेश्चंस का खुलासा सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन लॉन्ग क्वेश्चंस को मैंने ऑलरेडी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। ये सिर्फ मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करवा के दे रहा हूं। आप ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन थोड़े सा इसका खुलासा सुन लें, फिर आप प्लेलिस्ट में चले जाएं तो वहां पर फिर आपको समझने में आसानी होगी। अच्छा, व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? अच्छा, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 9. Define electron affinity. Why does it increase in a period and decrease in group? अच्छा, electron affinity is the love for acceptance of electron. Electron affinity is the amount of energy when electron enters to the valence shell of a gaseous atom to form an ion. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास क्या है? लव फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब किसी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो इसका न्यूक्लियस इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से यहाँ से हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है और इस रिलीज एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन एंटर टू द वैलेंस शेल ऑफ अ गैसियस एटम टू फॉर्म एन आयन। अच्छा, फिर हमें कहा गया है व्हाई डज इट इंक्रीज इन अ पीरियड। तो देखें, जब पीरियड में हम जाते हैं तो हमारे पास न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है। जब न्यूक्लियस चार्ज बढ़ेगा तो ये न्यूक्लियस इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मजबूती के साथ खींचेगा और यहाँ से हमारे पास ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो जब ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो हम इसका मतलब ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। तो जब हम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड जाते हैं तो न्यूक्लियस चार्ज कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास ये एनर्जी भी कॉन्स्टेंटली बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास जब हम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड जाते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। अच्छा, जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो डाउन द ग्रुप ये होता है कि एटॉमिक साइज हमारे पास इंक्रीज हो रहा होता है। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा होता है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रही होती है, तो हमारे पास न्यूक्लियस का चार्ज इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम होता है। न्यूक्लियस का चार्ज इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम होता है। ये मैंने डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया। ये न्यूक्लियस का चार्ज कम होने की वजह से ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ मजबूती से नहीं खींच पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस चार्ज डिस्टेंस भी इनके दरमियान ज़्यादा है, शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा है। तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को मजबूती से नहीं खींच पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ से एनर्जी कम रिलीज होगी। एनर्जी हमारे पास कम रिलीज होगी। तो जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो हमारे पास एटॉमिक साइज और न्यूक्लियस चार्ज, एटॉमिक साइज कांस्टेंटली बढ़ रहा होता है, न्यूक्लियस चार्ज हमारे पास कांस्टेंटली डिक्रीज हो रहा होता है डाउन द ग्रुप। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कांस्टेंटली डिक्रीज हो रही होती है डाउन द ग्रुप। अच्छा, long question number 10. Justify the statement the bigger size atom have more shielding effect, thus low ionization energy. हमें कहा गया है कि ये जिस एटम का साइज लार्ज होता है, उस एटम का साइज लार्ज होने की वजह से उसमें शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होती है और उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो देखिए, लेट सपोज ये एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस हो गया हमारे पास। ये एक लार्ज एटम हमने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ले लिया। ये कह रहे हैं कि लार्ज एटम में हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होती है और हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास वो एनर्जी होती है जो किसी एटम को दरकार होती है ताकि उसके वैलेंस शेल से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकें। बिगर साइज एटम हैज मोर शील्डिंग इफेक्ट एंड दस लो आयनाइजेशन एनर्जी। ये एटम है, इसका साइज बहुत ही बड़ा है, सही है। तो इसके दरमियान ये जो शील्ड्स बन रहे हैं, ये शील्डिंग इफेक्ट इसमें ज़्यादा होगी।
अच्छा, जब ये शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगी तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस का फुल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इनर इलेक्ट्रॉन्स डाल बन रहे हैं, शील्ड बन रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन के लिए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस का फुल इफेक्ट हासिल नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ दिस शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट जब हमारे पास ज्यादा होगी तो ये न्यूक्लियस चार्ज इस शील्डिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियस चार्ज कम होगा। और अगर आयनाइजेशन एनर्जी की हम डिफिनीशन करें तो आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ अ गैसियस एटम। आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास वो एनर्जी होती है जो किसी एटम को चाहिए होती है ताकि उस एटम से हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकें। अच्छा, जब ये शील्डिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियस चार्ज कम है, न्यूक्लियस चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पर कम है, तो ये इसे मजबूती से नहीं खींच पा रहा और इसे हम आसानी से इजीली निकाल सकते हैं। तो इसका कंक्लूजन ये हुआ कि हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो हमारे पास स्टेटमेंट जस्टिफाई हो गया। अब आपको स्टेटमेंट खुद ब खुद समझ आएगा। बिगर साइज एटम हैज मोर शील्डिंग इफेक्ट, thus low ionization energy। शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास ज्यादा हो रही है, हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। सबसे जो अहम फैक्टर है वो है न्यूक्लियस चार्ज हमारे पास इस शील्डिंग इफेक्ट की वजह से कम होगा। जब हमारे पास इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस चार्ज कम होगा तो इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी भी इस चैप्टर के MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस में कोई भी मसला हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, वो लोग कहते हैं कि वीडियो के नीचे आपके चैनल के सामने एक रेड सा बटन दिखता है जिसको बाज़ लोग सब्सक्राइब बटन कहते हैं, तो और बाज़ लोग उसे कुछ और कहते हैं अपनी ज़ुबान में। सही है, तो मुझे तो उर्दू में सब्सक्राइब ही कहते हैं, पता नहीं उर्दू में सब्सक्राइब को क्या कहते हैं। उर्दू में सब्सक्राइब को यही कहेंगे कि वो लाल वाले बटन को दबा लो, बस हमारा काम हो जाएगा। और हाँ, सही है, अब मेरी बात सुनो। आदत सी है ना कि हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बहुत ज़्यादा हंसते रहो, बहुत ज़्यादा मुस्कुराते रहो, खुशियाँ बांटो और वालिदैन का एहतराम करो, दोस्तों के साथ अदब से पेश आओ। और वालिदैन असातिज़ा भी वालिदैन की तरह होते हैं तो उनका भी एहतराम कर लिया करो। बाकी एंजॉय करो, क्रिकेट वगैरह खेलो, गेम खेलो। अल्लाह हाफिज़।